नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि जहाँ पर एक तरफ अनिका रोहित के साथ अभी वहाँ पर उस सीक्रेट लैब की तरफ बढ़ गई थी, वहाँ पर अब उसे किसी इंसान को वहाँ पर देखकर अब वो एकदम से ही सच में ही उसे हैरानी होती है। तो अभी यहाँ पर करण गुलेरिया अब तक अपने रूम में आ जाते हैं। करण गुलेरिया जैसे ही अपने रूम का दरवाजा खोलते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पर बच्चे तो थे ही नहीं, क्योंकि बच्चे फिर से अपने कमरे में चले गए थे और अब वो यहाँ पर सिर्फ अकेली बैठी हुई स्वाति मल्होत्रा को ही बेड पर देखते हैं। यहाँ पर स्वाति को इस तरह से किसी सोच में डूबा हुआ देखकर अब यहाँ पर उनके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। और अब करण गुलेरिया सीधा जाकर अब वहीं पर ही स्वाति के बगल में जाकर बैठ जाते हैं और अब वो स्वाति से कहते हैं, जानती हो स्वाति, मैंने इस दिन का बहुत ही इंतज़ार किया है कि मैं जब भी बाहर से आऊं और तुम्हारा ये खूबसूरत सा चेहरा देखूं, और फाइनली इतने सालों के बाद मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि आज तुम्हें इस तरह से मेरे कमरे में ऐसे बैठा हुआ देखकर मुझे कितना अच्छा लग रहा है। तुम्हें पता है स्वाति, इस रूम ने भी तुम्हारा बहुत ही इंतजार किया है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि आज तुम्हें यहाँ पर अपने रूम में देखकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। अब करण की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, ऐसी बात है क्या करण? तो अब तक इस रूम का इंटीरियर हमारे हिसाब से क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि जब हम पेरिस से आए थे तो उसके बाद तुम इसे हमारे पसंद के अकॉर्डिंग ही तो करा सकते थे ना करण, लेकिन देखो इसका तो इंटीरियर ऐसा लग रहा है जैसे इसमें न जाने कौन सा मजनू कितने ही सालों से तड़प तड़प कर रहा हो। अब स्वाति की ये बात सुनते ही एकदम से करण गुलेरिया की हंसी छूट जाती है और अब वो कहते हैं, हाँ ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरा हाल ही कुछ ऐसा था। अब लेकिन हाँ, आई एम सो सॉरी स्वाति, क्योंकि हाँ मैं मानता हूँ मुझे पेरिस से आने के बाद सबसे पहले अपने रूम को ठीक करा लेना चाहिए था। लेकिन स्वाति, वो मैंने इंटीरियर डिजाइनर को बुलाया तो था और मैंने सब कुछ फाइनल भी कर दिया था, लेकिन इससे पहले कि वो यहाँ पर आकर अपना काम शुरू कर पाते उससे पहले ही नेत्रा नाम का करण हमारी जिंदगी में लग चुका था। क्योंकि सच में नेत्रा के आने से हमारी जिंदगियों में जो एक अचानक से बदलाव आया उसके लिए तो सच में कोई भी तैयार नहीं था। और वो ग्रहण सबसे ज़्यादा तो मुझ पर ही लगा, क्योंकि देखो ना नेत्रा के उस ग्रहण ने मेरे साथ क्या से क्या कर दिया, इवन मेरे हाथों से क्या करा दिया। अरे वो तो शुक्र है अनिका और रोहित का कि उन्हें टाइम से पहले सब कुछ पता चल गया और उन्होंने मुझे इस पाप से बचा लिया। नहीं तो सच में मैं तो पूरी ज़िंदगी ये ऐसे पश्चाताप करता रहता तो भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाता। अब यहाँ पर करण की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, इट्स ओके करण, नाउ ऑल द थिंग्स इज गुड। तुम अब ऐसा करो, तुम अभी चेंज कर लो, तब तक मैं बच्चों को देख कर आती हूँ, क्योंकि बच्चे भी यहाँ से तभी चले गए थे। अब मुझे देखना है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। स्वाति की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, ठीक है स्वाति, तुम बच्चों के रूम में जाओ, मैं भी बस चेंज करने के बाद वहीं पर ही आता हूँ, क्योंकि मैं भी बच्चों से मिलना चाहता हूँ। ये कहते हुए ही करण गुलेरिया अब अपने कबर्ड से अपने कपड़े निकालकर शावर लेने के लिए बाथरूम की तरफ चले जाते हैं। तो वहीं स्वाति मल्होत्रा भी अभी करण के रूम से बाहर निकलकर बच्चों के रूम की तरफ ही जाने लगती है। स्वाति मल्होत्रा यहाँ पर एलिवेटर की तरफ बढ़ती हो रहा वो यहाँ पर थर्ड फ्लोर के बटन को प्रेस कर देती है। कुछ ही सेकंड में यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा भी थर्ड फ्लोर पर थी। अब वो यहाँ पर इधर उधर देखने लगती है और अब स्वाति मल्होत्रा अपने मन में ही सोचती है कि बच्चों का रूम कहाँ पर है, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा को यहाँ के बारे में नहीं पता था कि आखिर बच्चे कौन से कमरे में हैं।
ये तो उन्होंने करण से पूछा ही नहीं, क्योंकि वो बस करण से ये कहकर आ गई कि वो बच्चों से मिलने जा रही है। लेकिन बच्चे बच्चे कौन से कमरे में है, इसलिए अब वो यहाँ पर अपने सिर पर हाथ मारती है कि वो ये कैसे भूल गई। लेकिन एनीवे अब वो इधर उधर बच्चों के रूम को देखने लगती है। तो जैसे ही वो यहाँ पर इधर उधर बच्चों के रूम को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, तो उसे अब सामने से आते हुए शारदा दिखाई देती है। शारदा को सामने से आता हुआ देखकर अब स्वाति मल्होत्रा सोचती है कि उसे एक बार शारदा से ही पूछ लेना चाहिए। इसलिए अब वो यहाँ पर शारदा को आवाज लगाती है, शारदा। इधर स्वाति की ये बात सुनते ही अब शारदा भी उसी की तरफ बढ़ जाती है। तो वो अब उससे कहती है, क्या हुआ है मैडम, आपको कुछ चाहिए था क्या, कोई बात है क्या? अब शारदा की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, नहीं बस, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि रिया, आर्यन और अलेक्जेंडर कहाँ पर हैं? मुझे बच्चों से मिलना है, लेकिन देखो ना, मुझे तो उनके रूम का ही पता नहीं। अब स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनते ही अब शारदा कहती है, आइए आइए मैडम, आप मेरे साथ आइए। ये कहते हुए ही अब शारदा आगे आगे जाने लगती है, तो वहीं स्वाति मल्होत्रा उनके पीछे पीछे जाने लगती है। कुछ ही देर के वॉकिंग डिस्टेंस के बाद शारदा अब एक रूम के सामने खड़ी हो जाती है। और अब यहाँ पर उस रूम का कलर बाकी दीवारों से बिल्कुल ही अलग था, क्योंकि इस रूम में पिंक कलर का दरवाजा था। तो अब शारदा उसे देखकर कहती है, ये देखो मैडम, यहाँ रिया बेबी, पिंकी बेबी और प्रिंसेस लतिका यहीं पर ही हैं। और यहाँ से 3 रूम छोड़कर यश, आर्यन और अलेक्जेंडर का रूम है। अब शारदा की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, ठीक है शारदा, थैंक यू सो मच। यहाँ शारदा के वहाँ से चले जाने के बाद अब स्वाति मल्होत्रा अंदर जाने ही वाली थी कि तभी अब उसके कानों में किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। स्वाति को लगता है कि जैसे कोई उसी की तरफ ही बढ़ रहा है। जब वो उस तरफ देखने लगती है तो सामने से उसे बड़ी रानी आती हुई दिखाई दे रही थी। बड़ी रानी को इस तरह से आते हुए देखकर अब शारदा कहती है, रानी साहिबा, आप यहाँ? अब इस बात पर बड़ी रानी कहती है, वो लतिका कहाँ है? मुझे लतिका से कुछ बात करनी थी। बड़ी रानी की इस बात को सुनकर अब शारदा कहती है, हाँ बड़ी रानी, देखिए बस ये आगे चलकर वही वाला ही लतिका का रूम है। अब बड़ी रानी अब शारदा की इस बात को सुनते हुए कहती है, थैंक यू सो मच, ठीक है, मैं उससे मिलकर आती हूँ। यहाँ बड़ी रानी भी अब शारदा के बताए हुए कमरे की तरफ बढ़ जाती है। जैसे ही बड़ी रानी अब यहाँ पर आती है तो उसे यहाँ पर कमरे के बाहर स्वाति मल्होत्रा दिखाई देती हैं। इधर स्वाति मल्होत्रा को देखकर अब वो दोनों अब अंदर की तरफ बढ़ जाती हैं। और जैसे ही अब यहाँ पर रिया और लतिका ने अब अपनी नानी माँ को देखा तो दोनों के ही चेहरे पर अब एक स्माइल आ जाती है और वो दोनों ही दौड़कर अब अपनी नानी के पास आकर अब उन्हें हक कर लेती हैं। यहाँ प्रिंसेस लतिका अब हक करते हुए कहती है, बड़ी रानी आप यहाँ, सच में इट्स अ ब्यूटीफुल सरप्राइज। वैसे हमने सोचा नहीं था कि आप भी यहाँ पर हमारे पीछे पीछे आ जाएंगी, लेकिन मुझे आपका ये सरप्राइज बहुत ही अच्छा लगा बड़ी रानी। वैसे हमें पता है कि आप हमारे बिना रह ही नहीं सकती हैं, और जितनी जल्दी आप यहाँ पर हमारे पीछे पीछे आ गई उससे तो ये बात अब और भी ज़्यादा प्रूव हो गई। इधर लतिका की ये बात सुनते ही अब बड़ी रानी कहती है, हाँ लतिका, आपकी नानी माँ आपके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती हैं। इधर उसकी ये बात सुनते ही अब प्रिया कहती है, ओह ये लाइन तो मेरी थी ना, क्योंकि ये तो मुझे अपनी नानी माँ को कहना था। वो तो देखो ना, लतिका ने कह दिया। अब मैं अपनी नानी माँ को क्या कहूँ? अब रिया की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, हमें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है रिया, हम तो अच्छी तरह से जानती हैं कि आप हमें कितना प्यार करती हैं और कितना मिस करती हैं। अच्छा ये बताओ कि तुमने कुछ खाया है क्या? अब स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनते ही अब रिया कहती है,
मैं तो आपका ही वेट कर रही थी ना नानी माँ। तो आप ही बताओ मैं कैसे कुछ खाती। या अब उनकी बातें सुनकर अब बड़ी रानी कहती है, लतिका आपने कुछ खाया या अभी तक आपने भी नहीं खाया, सेम रिया की तरह। अब उनकी ये बात सुनते ही अब लतिका कहती है, बड़ी रानी माँ हम तो देखो ना कब से रिया से कह रहे थे कि वो बस एक ही बात कि हमें भूख लगी है, हमें भूख लगी है, लेकिन वो बस तब से एक ही बात कर रही थी कि उन्हें अपनी नानी माँ के साथ लंच करना है, अदरवाइज वो नहीं करेंगी। लतिका की ये बात सुनते ही अब बड़ी रानी कहती है कि रिया अब तो आपकी नानी माँ भी यहाँ पर आ गई है ना बेटा, तो अब हमें लंच के लिए चलना चाहिए, क्योंकि देखो समय बहुत हो चुका है और लतिका को भी बहुत ही भूख लगी है। बड़ी रानी माँ की ये बात सुनते ही अब रिया कहती है, ठीक ठीक है। और ये कहते हुए ही रिया पिंकी को देखकर कहती है, चलो पिंकी हम खाना खाने चलते हैं। अब ये सुनते ही अब पिंकी भी कहती है, आप दोनों तो अपनी अपनी नानी माँ के साथ लंच करेंगी, लेकिन देखो ना मेरी तो कोई नानी माँ ही नहीं है, मैं तो आज अकेली पड़ जाऊंगी ना। सच बताऊं तो मुझे आज आप दोनों से काफ़ी जेलसी हो रही है। ये कहते हुए ही पिंकी काफ़ी उदास हो जाती है, क्योंकि सच में यहाँ पर रिया और लतिका की नानी को देखकर अब पिंकी को भी अपनी नानी की कमी महसूस हो रही थी, क्योंकि पिंकी ने तो कभी अपनी नानी को देखा ही नहीं था। और अब वो कहती है, मुझे भी अपनी नानी माँ से मिलना है। अब पिंकी की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा और बड़ी रानी माँ दोनों अब एक दूसरे को ही देखने लगती हैं, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जिस तरह से पिंकी ऐसे बात कर रही थी। उन्हें पिंकी के लिए बहुत ही बुरा लग रहा था। इससे पहले कि वो दोनों यहाँ पर कुछ भी कहती पिंकी को, कि तभी अब सभी के कानों में ही एक आवाज़ आती है, लगता है कि मेरी पिंकी मेरे साथ भी लंच नहीं करेगी। जैसे ही पिंकी ने भी आवाज़ सुनी तो वो जब सामने देखती है तो वो दौड़कर सामने दरवाजे के पास जाकर कहती है, नानू नानू आप यहाँ, वाओ मुझे नहीं पता था कि सच में आज मेरे नानू भी यहाँ पर आ जाएंगे। अब ये कहते हुए ही अब वो जल्दी से अपने नानू को हक कर लेती है, और जो स्माइल यहाँ पर कुछ समय पहले अपनी अपनी नानी को देखकर रिया और लतिका के चेहरे पर थी, सेम वही स्माइल अब यहाँ पर पिंकी के चेहरे पर भी थी। यहाँ अभी ने इस तरह से दोनों को देखकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, अब तो आप खुश हो ना पिंकी, देखो आपके भी नानू यहाँ पर आए हैं, तो अब मेरे ख्याल से अब हम सबको नीचे चलना चाहिए। हम आपके भाइयों को भी लेकर आते हैं, तब तक आप लोग नीचे चलो। अब ये सुनते ही रिया कहती है, नानी माँ आप उन्हें लेकर आइए, हम सभी तब तक यहीं पर ही उनके आने का वेट करेंगे, क्योंकि हम अभी अकेले नीचे नहीं जा रहे हैं। रिया की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, ठीक है रिया। यहाँ पर अब स्वाति मल्होत्रा लड़कों के रूम की तरफ जाने लगती हैं। इधर मल्होत्रा हाउस में श्वेता भी अभी हॉल में बैठी हुई कुछ परेशान सी लग रही थी। उसके चेहरे को देखकर साफ साफ पता चल रहा था जैसे वो किसी चीज को लेकर बहुत ही टेंशन में है। उस यहाँ पर श्वेता को इस तरह से परेशान देखकर अब अंजलि मामी कहती है, श्वेता क्या हुआ है बेटा, सब ठीक तो है ना। अपनी माँ की इस बात पर अब श्वेता कहती है, माँ नहीं वो कुछ नहीं, वो क्या है ना कि आलिशा दीदी मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है। अरे मैं कब से उन्हें फ़ोन ट्राई कर रही हूँ, लेकिन वो हैं कि मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रही। पहले तो उनका फ़ोन लग ही नहीं रहा था, और आज मैंने ट्राई किया तो किसी ने उठाया ही नहीं, क्योंकि आज बेल तो जा रही थी लेकिन वहाँ दूसरी तरफ से किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया, इसलिए उन्हें लेकर मुझे बहुत ही चिंता हो रही है। अब श्वेता की ये बात सुनते ही अब अंजलि मामी कहती है, श्वेता एक काम करो, तुम श्रेया से ही पूछ लो ना, शायद उसे आलिशा के बारे में कुछ पता हो, क्योंकि वो तो यहाँ से गुलेरिया हाउस के लिए ही गई थी ना। देखो अगर वो अभी पेरिस नहीं गई होगी तो वो फिर शायद गुलेरिया हाउस में ही होगी, और अगर वो चली भी गई होगी तो शायद यहाँ पर श्रेया तुम्हें सब कुछ बता देगी, इसलिए एक बार उसी से ही कंफर्म कर लो। अब अपनी माँ की ये बात सुनते ही अब स्वाति कहती है, हाँ माँ ये आप सही कह रही हैं, ये तो मैं कर ही सकती हूँ। अरे इसके बारे में मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। ये कहते हुए ही श्वेता अब श्रेया का नंबर डायल कर देती हैं। इधर कुछ ही देर की रिंग के बाद जब सामने से हेलो की आवाज़ आती है तो अब श्वेता कहती है,
हाय हाय श्रेया, कैसी हो? अब श्वेता की ये बात सुनते ही श्रेया कहती है, मैं तो बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हूँ श्रेया, तुम बताओ तुम कैसी हो? अब ये सुनते ही अब श्वेता कहती है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सुनो ना, मुझे तुमसे कुछ काम था। अब यहाँ पर श्वेता की ये बात सुनकर अब श्रेया कहती है, हाँ बोलो श्वेता, क्या काम था? अब यहाँ पर श्वेता कहती है कि वो मुझे तुमसे आलिशा के बारे में पूछना था कि आलिशा दीदी कहाँ पर है। क्या वो अभी भी गुलेरिया हाउस में ही है या वो पेरिस के लिए ही निकल गई हैं? क्योंकि वो क्या है ना कि मैं उन्हें, जब से वो यहाँ से गई है मैं उन्हें कॉल लगा रही हूँ लेकिन उनका फ़ोन नहीं लग रहा। अभी श्वेता ने ये कहा ही था कि तभी कुछ देर तक तो सामने से उसे कोई आवाज़ ही नहीं आती, क्योंकि उसकी ये बात सुनकर अभी श्रेया एकदम से ही बिल्कुल चुप हो जाती है। वो श्वेता को किसी भी तरह का कोई भी जवाब नहीं देती। यहाँ जब श्वेता को कोई भी आवाज़ नहीं आती तो श्वेता थोड़ी सी घबरा जाती है और वो हेलो हेलो ही कह रही थी कि तभी श्वेता के बार बार हेलो कहने से अब यहाँ पर श्रेया एकदम से ही अपनी सेंस में आती है और अब यहाँ पर श्वेता को आवाज़ आती है, हाँ श्वेता, वो आलिशा अभी यहीं पर ही हैं, वो भी पेरिस नहीं गई हैं। श्रेया की ये बात सुनते ही अब श्वेता कहती है, व्हाट, वो क्या सच में वो भी यहीं तक ही हैं? लेकिन एक बात बताओ, कहीं तुमने मेरा भेजा हुआ पार्सल छुपा तो नहीं दिया ना उन्हें रोकने के लिए? क्योंकि देखो, तुम उसे रोकना चाहती थी ना, तुमने तो खुद कहा था कि मैं उस पार्सल को लेट भेजूं, लेकिन सच में कहीं ऐसा तो नहीं है ना श्रेया कि तुमने उस पार्सल को छुपा दिया हो जिसकी वजह से वो नहीं जा पाई हो? क्योंकि वो तो साफ साफ कह के गई थी कि उसे रात होने तक वापस से पेरिस भी जाना होगा। तो फिर ये तो काफ़ी अजीब लग रहा है कि वो अभी तक वहाँ नहीं गई हैं। अभी श्वेता की ये बात सुनते ही अब श्रेया वहाँ पर अब जोर जोर से रोने लगती हैं, क्योंकि यहाँ पर श्रेया से ये बात अब और ज़्यादा नहीं छिपाई जा रही थी। इधर उसके रोने की आवाज़ को सुनते ही अब श्वेता कहती है, क्या हुआ है श्रेया, सब ठीक तो है ना? और आलिशा दीदी वो ठीक तो है ना? तुम रो क्यों रही हो इस तरह से? यहाँ पर अब श्रेया के रोने की आवाज़ को सुनकर अब श्वेता भी काफ़ी हैरान हो गई थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक पल के लिए तो उसका दिल ही घबरा रहा था कि वहाँ पर सब ठीक है या नहीं। यहाँ श्वेता ने ये कहा ही था कि तभी उसे अब सामने से जो कुछ भी पता चला उसे सुनकर तो उसे एकदम से शौक लगता है। और अब यहाँ पर श्वेता कहती है, कैसी है वो? क्योंकि श्रेया ने यहाँ पर बारी बारी से सारी ही बातें श्वेता को बता दी थी कि किस तरह से आलिशा के साथ क्या क्या हुआ है। और आलिशा का ऑपरेशन हुआ है उसका, क्योंकि उसका ब्लड लॉस बहुत ही ज़्यादा हो गया था, इसलिए वो दोबारा से पेरिस नहीं जा पाई। इधर इस बात पर अब उसे सामने से आवाज़ आती है, सी इज फाइन नाउ। इस बात पर अब श्वेता कहती है, ठीक है श्रेया, मैं अभी आती हूँ गुलेरिया हाउस में, क्योंकि मैं भी बस एक बार उनसे मिलना चाहती हूँ, उन्हें देखना चाहती हूँ। यहाँ इधर अंजलि, जो कि अभी डाइनिंग टेबल पर लंच की तैयारियां ही कर रही थी, वो यहाँ पर उसे श्वेता की बातें तो सुनाई दे रही थी, लेकिन अभी उसे पूरी तरह से बात का पता नहीं था, इसलिए वो श्वेता से कहती है, क्या हुआ है श्वेता, सब ठीक तो है ना? श्रेया ने क्या तुम्हें बताया कुछ? मेरा मतलब है कि आलिशा फ्रांस पहुंच गई है या? इस बात पर अब श्वेता कहती है, एक्चुअली मम्मी नहीं, वो भी गुलेरिया हाउस में ही है मम्मी, वो उन्हें कुछ चोटें लगी हैं और कल रात ही उनका ऑपरेशन हुआ है तो वो वहाँ पर नहीं जा पाई। क्योंकि मुझे भी ये बहुत ही अजीब लगा था, वो अभी गुलेरिया हाउस में ही हैं। इधर श्वेता की ये बात सुनते ही अब अंजलि मामी के हाथ में जो बाउल था आलिशा के ऑपरेशन की बात को सुनकर वो सीधा ही अब उसके हाथ से छुटकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। और अब वो सीधे ही कहती है, ऑपरेशन? किस चीज़ का ऑपरेशन? क्या हुआ है उन्हें? कैसी चोटें आई हैं? और ज़रूर वो चोटें कोई छोटी मोटी तो नहीं होंगी अगर उनका ऑपरेशन हुआ है तो। अब इस बात पर अब श्वेता कहती है, माँ वो मुझे भी क्लियर तरह से पता नहीं है कि किस चीज़ का ऑपरेशन, बस मुझे इतना पता है कि उनका ऑपरेशन हुआ है, इसलिए वहाँ पर जाने के बाद ही हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में उनके साथ क्या हुआ है।
क्योंकि मुझे श्रेया से ज़्यादा कुछ पता नहीं चला है। जितना श्रेया को पता था उतना उसने मुझे बता दिया। इस बात पर अब अंजलि मल्होत्रा कहती है, चलो चलो जल्दी करो, मैं अब और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती हूँ श्वेता। जब तक मैं आलिशा को अपनी आंखों से नहीं देख लूँगी तब तक सच में मैं अपने आप को नहीं रोक पाऊँगी। इस बात पर अब श्वेता कहती है, मम्मी वो पापा और क्रिश तो दादी माँ को लेकर मंदिर गए हैं ना, तो वहाँ से जब वो लोग मारवा हाउस भी तो जाएंगे ना, क्योंकि अनिका दीदी आ गई है ना तो उनसे मिलने के लिए, इसलिए पहले उन्हें आने देते हैं। क्योंकि फिर अगर वो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर कोई भी नहीं होगा तो ये भी तो ठीक नहीं है ना। इधर ये सुनते ही अब अंजलि मल्होत्रा कहती है, एक काम करो, हम गुलेरिया हाउस के लिए चलते हैं। मैं रास्ते से ही तुम्हारे पापा को सब कुछ बता दूंगी और मैं यहाँ पर स्टाफ को भी कह देती हूँ कि वो घर को संभाल लें। अब अपनी मम्मी की इस बात पर अब श्वेता कहती है, ठीक है माँ, जैसे आपको ठीक लगे। या इधर अंजलि मामी भी अभी स्टाफ को सब कुछ समझा देती है कि वो भी यहाँ से बाहर जा रहे हैं। अगर उनके पीछे से यहाँ पर किशन मल्होत्रा और दादी माँ आए तो वो उन्हें संभाल लें। और वो उसके बाद अब श्वेता के साथ गुलेरिया हाउस के लिए निकल जाती हैं। इधर रास्ते भर अंजलि को आलिशा की काफ़ी चिंता हो रही थी, क्योंकि जब से उसने आलिशा के बारे में सुना था तब से उसका दिल बैठा जा रहा था कि पता नहीं आलिशा को कैसी ही चोटें आई हैं और उसे कौन सा ऑपरेशन हुआ है, और ऑपरेशन छोटा था या बड़ा। वो बस इन्हीं सब बातों को लेकर बहुत ही परेशान हो रही थी। तो वहीं इधर दूसरी तरफ मारवा हाउस में इधर सुहासिनी मारवा के रूम में धनंजय पीरामल खड़े थे, क्योंकि अब तक धनंजय पीरामल, जब उन्हें पता चला कि सुहासिनी मारवा यानी कि उनकी माँ उन्हें अभी के अभी बुला रही है, तो वो तभी के तभी यहाँ पर अपनी माँ के कमरे में आ गए थे। तो वहीं सुहासिनी मारवा उन्हें बस बड़े ही ध्यान से देख रही थी। कुछ देर तक तो उनके बीच में खामोशी थी। यहाँ पर ना तो धनंजय अपनी माँ से कुछ कह पा रहे थे कि आखिर उन्होंने उसे क्यों बुलाया है, और ना ही सुहासिनी मारवा उन्हें कुछ कह रही थी। यहाँ पर अब इस चुप्पी को तोड़ते हुए सुहासिनी मारवा अब धनंजय पीरामल से कहती है, अब कैसी तबीयत है रानी साहिबा की। अब अपनी माँ के इस सवाल पर अब धनंजय जवाब देते हुए कहते हैं कि वो अब ठीक है। वो माँ ये सुनते ही अब सुहासिनी मारवा कहती है, धनंजय क्या तुम आयशा से प्यार करते थे? और तुम दोनों के बीच में मेरा मतलब तो तुम समझ ही रहे हो ना। अब यहाँ पर एकदम से अपनी माँ का ये सवाल सुनकर अब धनंजय को एकदम जोर का शौक लगता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि इस बात के बारे में उसकी माँ को पता चल गया है। इसलिए अब वो धनंजय पीरामल पहले उन्हें सोचने में थोड़ा सा समय लगता है और अब वो कहते हैं, साफ साफ कहिए माँ, आप कहना क्या चाहती हैं? मैं आपकी बात समझा नहीं। यहाँ सुहासिनी मारवा अब एक गहरी लंबी सांस लेती है और अब वो धनंजय से कहती है, क्या रोहित तुम्हारा नाजा? अभी यहाँ पर उन्होंने नाजायज का नाजा ही बोला था कि कहा ही था कि तभी अब धनंजय पीरामल अब अपनी एक तेज आवाज में कहते हैं, बस माँ, बस यहीं पर ही चुप कीजिए। खबरदार अगर आपने उस शब्द को दोबारा या अपने मुंह से निकाला भी तो। अरे आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? रोहित मेरा बेटा है, वो मेरा अंश है। वो ये सुनते ही अब सुहासिनी मारवा कहती है, अगर वो तुम्हारा बेटा है तो तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? पहले तो तुमने मुझे कभी इस बारे में बताया ही नहीं कि तुम आयशा से प्यार करते थे और रोहित तुम्हारा बेटा है। अपने मन की बात तुमने कभी भी अपनी माँ से क्यों नहीं की? वो लड़की, वो आयशा, उसका तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। आखिर उसका करैक्टर कैसा है कि कभी वो तुम्हारे साथ, कभी हंसराज से शादी करती है तो कभी उस अक्षय वर्मा के बारे में उसके चर्चे सुने थे। पहले वो अक्षय वर्मा उसकी लाइफ में था, उसके बाद तुम आए और फिर हो हंसराज। अरे कैसी लड़की है वो, पता नहीं किसका खून बह रहा है उसके अंदर। अब यहाँ पर सुहासिनी मारवा ने ये कहा ही था कि उसकी बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल का एकदम से ही खून खोल उठता है, क्योंकि वो अब आयशा के बारे में और इससे ज़्यादा बुरा नहीं सुन सकते थे। इसलिए वो अब यहाँ पर अपनी माँ को रोकते हुए कहते हैं, बस
बस भी कीजिए माँ, आपको पता होना चाहिए कि आप किसके बारे में बोल रही हैं, क्योंकि आपके इसी बिहेवियर की वजह से ही तो मैंने कभी अपने मन की बात आपसे नहीं कही थी, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता था कि आज जो आयशा को लेकर आपकी सोच है ना, वो उस वक्त भी सेम वही होती माँ। आप उन माओं में से नहीं हैं जिन्हें अपने बेटे के गुनाह तो माफ़ कर देती हैं, लेकिन अब यहाँ पर धनंजय इतना ही कहते हैं और अब वो एकदम से ही खामोश हो जाते हैं। अब अपने बेटे की ये सारी बातों को सुनकर अब स्वाति यहाँ पर सुहासिनी मारवा समझ जाती है कि वो कहना क्या चाहते थे, और अब वो कहती है, चुप चुप क्यों हो गए तुम? हाँ, बोल क्यों नहीं रहा है? बोल दे कि तेरी माँ बहुत ही बुरी है ना? मैं माँ कहलाने के लायक ही नहीं हूँ। अरे बोलना धनंजय, यही तो बोलना चाहता था ना तुम। अब अपनी माँ की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, आप मेरी माँ ही नहीं हैं। शायद आप भूल गई हैं कि मेरी माँ कविन अवंतिका थी, जो मेरी बहन को जन्म देते ही इस दुनिया से चली गई। अगर आज वो आपकी जगह होती ना, तो मैं उनसे कहता कि मैं आयशा से प्यार करता हूँ, और वो मेरी बात ज़रूर सुनती, क्योंकि वो मेरी माँ थी। आप सिर्फ उस हंसराज और पंकज की ही माँ है, इसलिए आप कभी मेरी माँ बन ही नहीं पाई। और एक बात मैं भी क्लियर कर दूँ, अगर मेरे बेटे को यहाँ होने से आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो फिर मैं भी आपको बता देता हूँ। मैं उसे और उसके परिवार को लेकर सीधा ही राजमहल चला जाऊँगा, क्योंकि ऐसे माहौल में अब मैं यहाँ पर अपने रोहित और उसकी फैमिली को नहीं रहने दूंगा। अब धनंजय की ये बात सुनते ही अब सुहासिनी मारवा कहती है, क्या क्या कहा तूने? तू होता कौन है मेरे बच्चे रोहित को मुझसे अलग करने वाला? अरे भूलो मत धनंजय, जब वो 5 साल का था तब से ही मैंने उसे पाला है। उस वक्त ना तो तुम थे और ना ही वो आयशा थी, क्योंकि उस वक्त तुम दोनों में से कोई भी उसके पास नहीं था। अरे अब इतने सालों बाद जब तुम दोनों मेरे बच्चे रोहित को मुझसे अब अलग करना चाहते हो, मैं ये हरगिज़ भी नहीं होने दूंगी। अब इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, क्या सच में माँ आपने ऐसा कुछ किया है? तो बताइए ना मुझे। ये सुनते ही अब सुहासिनी मारवा कहती है, मैंने सब कुछ किया है। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, क्या वाकई में माँ? ये सुनते ही अब सुहासिनी मारवा कहती है, तुम कहना क्या चाहते हो धनंजय? साफ साफ कहो। क्या मैंने और तुम्हारे पापा ने रोहित की परवरिश में कभी कोई कमी की है क्या? अरे तुम्हें तो पता भी नहीं है कि 15 साल पहले राजमहल के दुश्मनों ने रोहित को किडनैप कर लिया था, और तुम्हारे पापा ने और तुम्हारे भाइयों ने ही उसे बचाया था, और उसे बचाते बचाते हुए ही वो सभी कितने घायल भी हो गए थे। तुम्हें तो शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं है। अरे कितना बुरा वक्त था वो हम सभी के लिए, मैं तुम्हें बता नहीं सकती, क्योंकि उसी वक्त तुम्हारी मौत की खबर मिली थी और उसी वक्त ये सब कुछ हुआ था। ये सारी ही बातें सुनकर तो अब धनंजय पीरामल का खून खोलने लगता है अपने भाइयों का नाम सुनकर, और अब वो कहते हैं, ये कहानी सच नहीं है, क्योंकि ये कहानी आपको तोड़ मरोड़ कर सुनाई गई थी। आपको और जितना मैं आपको जानता हूँ, आपने अपने बेटों को इस कहानी को मान भी लिया है, क्योंकि आपके बेटों ने, अब वो आपके सगे बेटे हैं ना, और उन्होंने आपको जो कहानी सुनाई आपके लिए बस वही सच है। मैं यूं ही नहीं कहता हूँ माँ कि आप मेरी माँ नहीं हैं, क्योंकि आपको मेरी बात से ज़्यादा अपने उन सो कॉल्ड बेटों की बात ज़्यादा सच लगती है, और यही से ही मेरे में और उनमें एक फ़र्क बन जाता है। ये कहते हुए ही धनंजय पीरामल अब गुस्से से अपनी माँ के रूम के दरवाजे को खोलकर अब उस रूम से बाहर निकलकर अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं इधर अपने रूम में सुहासिनी मारवा बस अब वो धनंजय को इस तरह से जाता हुआ देखती रह जाती है, और अब वो अपने पति की तस्वीर के सामने जाती है और उसके सामने जाकर कहती है, आपने सुना ना धनंजय के पापा, आपके बेटे ने मुझसे क्या कहा? वो कहता है कि वो मेरा बेटा नहीं है। ये कहते हुए ही अब सुहासिनी मारवा जोर जोर से रोने लगती हैं। उसकी आंखों के आंसू अब उसके दिल में छुपे दर्द को बयां कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो कितना ही बड़ा राज एकदम से ही उनके दिल में छुपा है। वो बस अब अपने पति की फोटो को ही देखकर कहती है, सब कुछ यहाँ पर
आपकी वजह से ही हुआ है। आपने मेरे बच्चे को मुझसे दूर कर दिया। जहाँ एक तरफ सुहासिनी मारवा की आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ उस सीक्रेट लैब में सभी बस रोहित को ही देख रहे थे। यहाँ बनिका रोहित से कहती है, मिस्टर मारवा, आप प्लीज़ मुझे बताइए कि ये सब क्या है। आप मुझे बताएंगे इस बारे में कुछ। अब अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, 1 मिनट अनिका। और ये कहते हुए ही रोहित अब चिराग से कहता है, चिराग वो रिपोर्ट कहाँ है। अब इस बात पर चिराग कहता है, मैं लेकर आया हूँ सर। और ये कहते हुए चिराग अब अपनी जगह से उठकर अब टेबल के पास जाकर अब एक फाइल को उठाकर अब उसे अनिका को दे देता है। और अनिका को देते हुए कहता है, मैडम देखिए, ये उनकी रिपोर्ट है, आप एक बार चेक कर लीजिए, आप इसे खुद ही देख लीजिए। उस फाइल को उठाकर अब यहाँ पर अब अनिका भी उसके हाथ से उस फाइल को ले लेती और कहती है, ठीक है, मैं इस फाइल को देख लूंगी। अब उस फाइल को लेकर अब अनिका निखिल से कहती है, क्या तुम्हें पता चला उस मैप के बारे में, क्योंकि मैंने तुम्हें वो मैप दिया था ना कुछ। ये सुनते ही अब निखिल कहता है, मैंने इंडिया का मैप देखा है और जब से यहाँ आया हूँ बस मैं मैडम उसी काम में ही लगा हुआ हूँ और अभी तक सक्सेस नहीं मिली है। ये मुझे इस बात पर अब अनिका कहती है, निखिल इस काम को जितनी जल्दी हो सके उतनी ही जल्दी में करो। और हाँ, हो सके तो जॉन, एनी और आकांक्षा की भी तुम इसमें मदद ले सकते हो। अनिका की ये बात सुनते ही वहाँ पर एनी कहती है, मैडम आप उस मैप को यहाँ पर रखिए, हम उसे स्कैन करके अभी आपको बता देंगे। एनी की ये बात सुनते ही अब अनिका निखिल को देखकर कहती है, वो मैप अभी कहाँ है निखिल। अनिका की इस बात पर अब निखिल कहता है, मैडम वो मैप तो अभी मेरे रूम में है, आप चिंता मत कीजिए, मैं उस मैप को इन्हें दे दूंगा। निखिल की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, ठीक है फिर। और ये कहते हुए ही अनिका रोहित से कहती है, मिस्टर मारवा, सरप्राइज के नाम पर शौक तो मैं देती हूँ, अभी कुछ समय पहले ही आपने कहा था, लेकिन इस बार तो सच में ये कैरेक्टर आपने, ये चमत्कार तो आपने करके दिखाया है। आई एम इम्प्रेस्ड, क्योंकि आज आपने बिल्कुल अनिका यानी कि मेरे जैसा ही एक जबरदस्त शौक दिया है। अब अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, संगत का असर है मैडम। और ये कहते हुए ही रोहित अब अनिका को अब एक आंख मारता है। तो यहाँ अब अनिका रोहित को गुस्से में देखती है, क्योंकि वो यहाँ पर सबके सामने ये सब कर रहा था। तो वहीं रोहित अब चिराग और अब्दुल से कहता है, तुम दोनों जाकर अपनी फैमिली के साथ अभी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, क्योंकि बहुत समय से ही तुम अपनी फैमिली से दूर हो। अब यहाँ पर उनकी ये बात सुनते ही अब अब्दुल कहता है, लेकिन सर, अभी यहाँ पर अब्दुल ने लेकिन ही कहा था। अब उसकी बात को बीच में ही काटते हुए अब अनिका कहती है, चिराग और अब्दुल, आप दोनों अपने रोहित सर को थोड़ा मेरे साथ भी छोड़ दीजिए ना, और आप दोनों भी अपनी अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लीजिए। और मिस्टर चिराग मेहता, अपनी गुड़िया का कोई नाम सोचा है क्या आपने? कब तक उसकी नेमिंग सेरेमनी कर रहे हैं आप? अनिका की ये बात सुनते ही अब चिराग कहता है, मैडम मैंने कोई नाम नहीं सोचा है, अभी आप ही कोई अच्छा सा नाम बता दीजिए ना, क्योंकि मुझे ये सब सोचने का तो कभी समय ही नहीं मिला। इधर चिराग की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, अगर मेरी मानो तो उसका नाम चेतना रखो। ये सुनते ही अब भूमिका कहती है, क्या बात है अनिका, बहुत अच्छा नाम सोचा है तुमने, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। यानी निखिल भी अब भूमिका का साथ देते हुए कहता है, वैसे आजकल के टाइम में ऐसे ही कुछ ट्रेंड है ना, मेरा मतलब है कि मम्मी और पापा के नाम को मिलाकर बच्चों के नाम को रखा जाता है ना, जैसे चिराग प्लस ज्योत्सना #चेतना। ये सोचते हुए ही अब रोहित कहता है, ये सुनते ही अभी रोहित भी कहता है, अगर अभी यहाँ पर रिया होती ना तो सच में मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता, क्योंकि फिर वो कहती मेरा आइडिया निखिल अंकल ने चुरा लिया। अब ये सुनते ही अब सभी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और वो सभी अब वहाँ से अपने अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। इधर गुलेरिया हाउस में तीनों ही बच्चे अभी अपने नाना के रूम में ही थे, तो वहीं पिंकी भी अभी अपने नाना के साथ खेल रही थी, तो वहीं प्रिंसेस लतिका भी अब बड़ी रानी के साथ बिजी थी। रिया अब यहाँ पर करण गुलेरिया के रूम के विंडो के बाहर देखकर अब कुछ सोच रही थी, तो वहीं रिया को ऐसे कुछ सोचता हुआ देखकर अब आर्यन कहता है,
नानी माँ देखिए ना, जब से रिया उस गांव से आई है तब से पता नहीं मुझे रिया में एक बहुत बड़ा चेंज नजर आ रहा है। मैं जब भी उसे देखता हूँ ऐसा लगता है जैसे वो हम सब के साथ तो है लेकिन हमारे साथ होते हुए भी नहीं है, क्योंकि वो हमेशा अपनी किसी सोच में ही डूबी हुई है। वो पता नहीं ऐसा क्या सोच रही है। मुझे ऐसा लग रहा है हम अपनी बहन को उस गांव में ही छोड़ कर आए हैं। वो और देखो ना, वो हमसे भी शेयर नहीं कर रही है कि आखिर वो सोच क्या रही है। इधर आर्यन की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, ऐसी ऐसी भी क्या बात है जो रिया अपने भाइयों से शेयर नहीं कर रही है, क्योंकि रिया तो हमेशा से ही अपने भाइयों से शेयर करती थी ना। अब स्वाति की ये बात सुनते ही अब अलेक्जेंडर कहता है कि हम भी तो बस यही सोच रहे हैं नानी माँ, लेकिन वो है कि हमें कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं है। यहाँ इनकी बातों को सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा अब रिया की तरफ बढ़ती है और अब वो उसके सिर पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, रिया क्या बात है बेटा, क्या क्या सोच रही हैं आप। इस बात पर अब का जवाब देते हुए रिया कहती है, ये पॉसिबल नहीं है नानी माँ। अब इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, क्या क्या पॉसिबल नहीं है रिया, किस बारे में बात कर रही हो। अपनी नानी माँ की इस बात पर प्रिया कहती है, उस सुपर विलन की डेथ इजी नहीं हो सकती, जितनी इजी अब उसकी डेथ हुई है मुझे वो सही नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि वो भी जिंदा है, वो नहीं मर सकती। इनफैक्ट अब तो वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो गई होगी, क्योंकि मैंने गेम में देखा था उसके 24 घंटे के अंदर वो इतनी ज़्यादा पावरफुल हो गई थी, तो अभी वो इतनी जल्दी नहीं मर सकती। रिया की ये बातें सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा हंसने लगती हो और वो रिया से कहती है, रिया अपने गेमिंग वर्ल्ड से बाहर आओ बेटा और इतना मत सोचो। ये कहते हुए ही स्वाति मल्होत्रा प्रिया को एक फोरहेड किस करती है और अब वो कहती है, रिया आपने डाइनिंग टेबल पर किसी से बात क्यों नहीं की। इनफैक्ट आप तीनों में से किसी ने भी वहाँ पर किसी से भी बात नहीं की। क्या क्या तुम लोग अभी भी यहाँ पर गुलेरिया परिवार में सब लोगों से नाराज हो। अब इस बात पर अब अलेक्जेंडर कहता है, नानी माँ हम क्या ही बात करते, आपको तो मासी की हालत ही पता है ना, तो हम क्या बात करते। इधर ये सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, क्या हम आपकी बड़ी मौसी के पास चलें। ये सुनते ही प्रिया कहती है, अभी नहीं नानी माँ, अभी तो मुझे अपना अधूरा काम भी तो पूरा करना है। ये सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, कौन कौन सा अधूरा काम। इस बात पर अब रिया कहती है, है कुछ नानी माँ। अब उनकी इन बातों को सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा फिर से कहती है, वैसे मुझे आप लोगों से एक बात और पूछनी थी। जब से आप लोग यहाँ पर गुलेरिया हाउस में आए हैं तब से आप लोग यहाँ पर किसी से भी बात क्यों नहीं कर रहे हैं। चलो मैं एग्री करती हूँ कि डाइनिंग टेबल पर आप अपनी मासी की हालत को लेकर कुछ परेशान होंगे इसलिए बात नहीं कर रहे थे, लेकिन कहीं मेरा शक तो सही नहीं है ना, इसलिए मैं भी आप लोगों से इसके बारे में बात कर रही हूँ। अब यहाँ पर अपनी नानी माँ की इस बात को सुनकर तीनों ही बच्चे अब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि वो इस बात को कहना तो नहीं चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं सच भी तो यही था, क्योंकि अब तक वो यह गुलेरिया परिवार के लोगों ने प्रेयर मीट पर जो किया था वो बातें बच्चे अभी तक भूल नहीं पाए थे। भले ही वो यहाँ पर अपनी नानी माँ के साथ आ गए थे, क्योंकि सिचुएशन को समझते हुए बच्चे यहाँ पर आ गए थे, अदरवाइज वो अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आना चाहते थे। और इसी वजह से ही बच्चे जब आकाश उनकी तरफ बढ़ रहा था तो वो बच्चे और भी पीछे की तरफ हट गए थे। अब यहाँ पर बच्चों को इस तरह से चुपचाप देखकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, बताओ ना बच्चों, क्योंकि देखो ये तो मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मैं तुम तीनों के मुंह से ये सब सुनना चाहती हूँ। अपनी नानी माँ की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर रिया कहती है, हाँ नानी माँ, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हालांकि हम यहाँ पर आपके साथ आ जरूर गए हैं, लेकिन उस दिन जो सच में मामू ने और मामियों ने और जिसने भी जो कुछ भी हमारे बारे में कहा था, हमें वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सोचो नानी माँ, अगर सच में हमारे साथ ऐसा होता, सच में डैडी इस दुनिया से चले गए होते, सच में अगर हमारी मम्मा की ऐसी हालत होती, तो आप खुद ही बताइए ना नानी माँ, हमारा क्या होता।
क्योंकि हमने तो इन्हें अपना समझा था ना, लेकिन इन लोगों ने कैसे एक पल में ही हम सबसे हाथ पीछे खींच लिए थे। ये बिल्कुल भी सही नहीं था ना नानी माँ, भला अपने कोई ऐसे करते हैं क्या। यहाँ पर रिया भी ये सब कह रही थी और करण गुलेरिया बस यहाँ पर बच्चों को ही देख रहे थे, क्योंकि इन सब बातों के बारे में तो शायद करण को भी अभी तक कुछ भी पता नहीं था। और उन बच्चों की बातों को सुनकर अब करण को भी बहुत ही दुख हो रहा था, क्योंकि करण गुलेरिया ने भी कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सच में अनिका और बच्चों के साथ ऐसा कुछ हुआ है। इधर स्वाति मल्होत्रा बच्चों की बातों को सुनकर अब बच्चों को समझाने की कोशिश करती है। हालांकि वो जानती थी कि बच्चों ने जो देखा है वो गलत नहीं देखा है, क्योंकि बच्चों ने जो फील किया वो बस वही बातें कह रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा अब अपनी बात को समझाते हुए कहती हैं, लेकिन रिया ये बात भी तो सच है ना कि तुम्हारे मामा तुम्हारी मामियाँ वो सब तुम लोगों से कितना प्यार करते हैं। वो एक बुरा समय था बेटा, जो अब बीत चुका है, क्योंकि वो समय इतना बुरा था कि उसमें कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता था। और ये तो तुम भी जानते हो कि जब समय हमारा साथ ना दे तो अक्सर ऐसी चीजें हो जाती हैं। और तुम खुद ही तो कहती हो ना, अरे तुमने तो अपनी उस सुपर विलन को बहुत ही पास से देखा है ना, तो फिर बस तुम ये ही समझ लो कि ये सब किसी विलन का ही करा कराया था। क्योंकि अगर उस हरी आँख वाली औरत ने ये सब नहीं किया होता तो सच में ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जो कुछ भी तुम लोगों के साथ हुआ है वो किसी ने जानबूझकर नहीं किया। इसलिए अभी जब तक आप लोग यहाँ पर हैं, प्लीज़ इन सब बातों को भूल जाइए और फिर से इन सब को एक मौका दीजिए, क्योंकि वो आज भी तुम सबसे उतना ही प्यार करते हैं और ये मैंने उन सब की आंखों में देखा है। अब यहाँ पर क्योंकि तीनों ही बच्चे अपनी नानी माँ को बहुत ही मानते थे, इसलिए वो कहीं ना कहीं अब स्वाति मल्होत्रा की बातों को भी समझने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए अब वो तीनों ही हाँ में अपना सिर हिला देते हैं। इधर करण गुलेरिया अब यहाँ पर ये सब कुछ देखकर उन्हें भी एक सुकून मिलता है, लेकिन अभी भी उनके मन में ये डर था कि क्या बच्चे अभी भी इस बात को समझ पाएंगे या नहीं। क्या अभी भी उनके मन में गुलेरिया हाउस आने के नाम पर फिर से कोई हिचकिचाहट तो नहीं है।